एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट और उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको मिलते हैं, जिनमें से कोई न्यूमेरोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, कोई केपी एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, तो कोई ऐसे भी होते हैं जो भृगु नंदी नाड़ी या कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं। और एक दूसरा सामुद्रिक शास्त्र भी है जो पामिस्ट्री है, पाम रीडिंग। ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं और वो अपने आप में दे आर सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग हैं जो आपके पाम रीड करके बहुत सारे प्रेडिक्शंस 100% करेक्ट कर देंगे, लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूं कि अगर एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है और सारे डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं काफी पुराने हैं, बहुत ही दिनों से लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को पॉपुलराइज कर रहे हैं, तो फिर जो भी प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो एक फॉर्म के थ्रू फॉर द सेम इवेंट, दूसरे फॉर्म में भी वो प्रिडिक्ट हो पाना चाहिए। यानी आपका पाम देख के कोई अगर आपको बता रहा है कि 40 साल बाद आपके प्रोफेशन में इस तरीके का चेंजेस आएगा, प्रमोशंस मिलेगा, या आपको जो है काफी ज्यादा बिजनेस में लाभ होगा, तो फिर एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंट फॉर्म में भी यही प्रिडिक्शन आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रूथ है। जो रियलिटी आपके लाइफ में है, दैट रियलिटी इज ए ट्रूथ। और उस रियलिटी को हम चाहे पास्ट इवेंट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करें कि हाँ जी ये हुआ होगा आपके पास्ट में, या हम फ्यूचर को जाके प्रेडिक्ट करें कि 2 साल बाद ये होने वाला है, तो फिर ये सारे चीजें ना, ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उस पे सेम होना चाहिए, उनके बीच किसी ना किसी तरीके का रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि हम और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस कर पाएं और एस्ट्रोलॉजी को दूसरों के पास पहुंचा पाएं। तो इसीलिए आज का ये टॉपिक मैं चुना हूं एडवांस कोर्स में, और हम लोग उसी पे ही आज चर्चा करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो हैं बेसिक्स को लेके, कोई नया इंसान जो एस्ट्रोलॉजी जानना चाहता है या जिसका एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, लेकिन वो आपके पास आया है सिर्फ आर्गू करने के लिए या पूछने के लिए कि व्हाई वी शुड रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऐसे क्या है एस्ट्रोलॉजी में जो हर किसी को इसको समझना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स क्यों सेम क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट आंसर करते हैं, प्रेडिक्शन सबका अलग अलग क्यों होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में आता रहता है, तो हम उसको आज एक तरीके से जो है सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आज का क्लास उसी पे ही है, क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि आप जो भी एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का आंसर को वेरीफाई भी कर पाएं और दूसरे को उसके फ्यूचर के बारे में गाइड भी कर पाए। तो ये दोनों चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके बाद जाके हम इस पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर इस पे कुछ कहना है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में से आप किस फॉर्म पे बिलीव करते हैं, और क्या आपको लगता है ये सारे फॉर्म सही है या कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो ज्यादा पॉपुलर है आपके हिसाब से, एनीबॉडी वांट टू आंसर? Vedic and KP are more popular, na sir? व्हाई डू यू थिंक सो? KP gives accuracy regarding date and month and all. और वैदिक? Vedic तो traditional system ना. एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड? Actually, yeah, actually,
The Hindu system is a vast system, ocean. KP हम्म, is more of a predictive tool. From KP, we can give prediction, we can narrow down the timing of an event जी, using horary and birth chart. हम्म, Coming to numerology, numerology can specify the personality more of a personality than a prediction, event prediction. These days, people are doing prediction using Antardasha, Dashas. But I think traditional astrology, Vedic astrology, gives you the vast knowledge in multi-dimension, where जी, where you can understand a lot of things about a native. From KP also we can do, but it has its own limitations. But learning KP is easy. Learning numerology is also very easy, where you can predict on the surface level using numerology. KP, you can predict the event, you can predict the nature of a person, everything, but it's a prediction tool. Whereas astrology, Vedic astrology, you can understand the person karma, you can understand curses, you can understand जी, the lineage. हम्म, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहेगा? Sir, those who don't have correct birth time, then numerology is helpful these days. हम्म, think क्या ग्रेट। everything leads there only. It is only thing is how much time we spend on understanding each of the occult system. It is the time we spend. Even numerology can predict events. A lot of people don't know about it. Even numerology हम्म, can say a lot of things in detail. But जी, it is how much time we spend on each of the system and understand that system. And everything, every system can give, every occult can give you an accurate prediction. It is only how much time we dwell and understand the system, basically. जी। तो देखिए, एक चीज तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर इवेंट किसी पर्टिकुलर एज में हो रहा है, जो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, अगर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी लेके उसको प्रूव करने का कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हमें सारे फॉर्म में कम से कम उस प्रेडिक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें रिजल्ट अलग अलग आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो ऑलरेडी हो चुका है। सेम Same. सेम Definitely आना जो है सेम सा। सेम आना चाहिए ना। Yes, yes. तो हमारा ना आज जो है बेसिस उसी का ही है, क्योंकि हमने बहुत सारे सूत्र अभी तक पढ़ चुके हैं। हम लगभग लगभग केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसे नक्षत्र बनते हैं, कैसे आपका नक्षत्र लॉर्ड डिसाइड होता है, या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कई सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं। तो हम उसको आगे ना कोशिश करेंगे कुछ टेक्निक्स के थ्रू एक्चुअल में देखने के लिए, और हम एक्यूरेसी चेक करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट जो है कर चुका हूं, और इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मानिए ये चार्ट में 77 का बर्थ है, और जो करेंट एज है, जिसमें आप अगर कैलकुलेट करेंगे 26 नवंबर के बाद, तो आपका दिया गया चार्ट में जब तक का जो एज है वो होगा 23 + 24, दैट इज 47, ठीक है। 47+, यानी 48th ईयर जो है रन हो रहा है। और आपको ये पता चला कि बहुत ही सब्सटेंशियल जॉब में जो प्रमोशन है, जो काफी दिन से ड्यू था या जो चीजें हो नहीं पा रहा था, दी प्रमोशन हैपेंड इन द कैरियर ऑफ द नेटिव एट द 48th ईयर, है ना, 48 साल में। तो हम देखेंगे कि D1 चार्ट आप जो बनाएंगे, तो BNN में भी यही चार्ट यूज होगा, D1 चार्ट, अगर आपको एक्यूरेट टाइम पता है तो। लेकिन BNN में बार बार क्या कहा जाता है, कालपुरुष कुंडली वाला चार्ट को लिया जाता है, ताकि 1 से लेकर 12 तक हो। और BNN को समझने का तरीका ही यही है। जैसे आपका लाल किताब है ना, लाल किताब में हमेशा जो है हाउसेस का नंबर के वगैरह नहीं लिया जाता है। उसमें ये माना जाता है चाहे किसी का कोई भी साइन हो, लेकिन वो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे 12th हाउस बना लो आप, साइन का सिग्निफिकेंस वहां पे खत्म हो जाता है।
जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, लगना कौन सा है ये? वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगता है। लेकिन जब आप इसको कालपुरुष कुंडली में जाके चेक करेंगे तो वहां पे ये माना जाएगा कि फर्स्ट हाउस में ये है, सेकंड हाउस में ये है, थर्ड हाउस में ये है, और उसका सारा प्रेडिक्शन उसी के बेस पे है, कालपुरुष कुंडली। और वही जो है आपका लाल किताब भी यूज करता है। लेकिन वहां पे साइन का जो है वैल्यू खत्म हो जाता है, वो सारा प्रेडिक्शन जो है एक हिसाब से 1 से लेके 12 हाउस को लेके करता है। कोई भी चार्ट हो आपका, आपका लग्न में जो भी प्लैनेट है उसको ऐसे एज्यूम किया जाएगा कि वो लग्न में ही है और वही फर्स्ट हाउस है, वही फर्स्ट साइन है। साइन का कोई कंडीशंस नहीं है। और बार बार एक शब्द यूज होगा, फलाने खाने में आपका ये प्लैनेट है, इस खाने में ये प्लैनेट है, तो ये हाउस को लेके प्रिडिक्शन मेथड है। लेकिन वैदिक में क्या है, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ प्रिडिक्शंस हैं वो वैदिक में है, क्योंकि उसमें पैरामीटर्स बहुत सारे हैं। पहले तो बहुत सारे वर्गा चार्ट आपको यूज करना पड़ता है, जैसे D1 चार्ट, D2 चार्ट, D4 चार्ट, D5, D7, ये सारे जो आपने सुना है, D9, D12, D24, यानी सारे डिविजनल चार्ट्स हैं, उसको आप यूज करते हैं। उसके बाद बहुत जगह पे क्या होता है, दशा प्रेडिक्शन जो है, ये आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो दशा प्रेडिक्शन है उसमें से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर एक ही दशा है, विंशोत्तरी दशा। जबकि अष्टोत्तरी दशा भी है, योगिनी दशा सिस्टम भी है, बहुत सारे दशा सिस्टम है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम। लेकिन जब आप डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा सारे नेटिव्स के लिए ये पर्टिकुलर दशा सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी के लिए 108 साल वाला दशा सिस्टम एप्लीकेबल होगा, किसी के लिए योगिनी दशा वाला सिस्टम एप्लीकेबल होगा, किसी के लिए 120 ईयर्स वाला एप्लीकेबल होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग किसी के लिए राशि का भी दशा सिस्टम है जो कि आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में है, उसको यूज करेंगे। तो ये भी एक सवाल है कि हमें कौन सा दशा सिस्टम यूज करना पड़ेगा। बीएनएन में कोई दशा सिस्टम ही यूज नहीं होगा। बीएनएन में आप प्रोजेक्शन को ही एज के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो बीएनएन का सबसे बड़ा एडवांटेज है भृगु नंदी नाड़ी का, उसमें आपको D1 चार्ट ही दे दिया जाए तो आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर लेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में आपका अयमांश अलग होता है, तो इसीलिए जो प्लानेट का डिग्री पोजीशन है ना, वो आपका वैदिक का जो D1 चार्ट आप लोगे वहां से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। आप कभी कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। आपका सूर्य मानो कोई पर्टिकुलर डिग्री में है, जैसे मैं यहाँ पे शो ही कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन शेयर हुआ है, इसमें मैं शो कर रहा हूँ। आप देखिए सन का डिग्री कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 10.10 डिग्री 8। 10 डिग्री 8 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम वहां पे क्या करेंगे, जो प्लानेट के लिए सिस्टम है, आप केपी सिस्टम में इसी को जाके देखेंगे तो आप प्लानेट्स के भी जो डिग्रीज आप देखोगे तो आप देखो सन के लिए क्या है, ढंग से देखिए आप, 220 डिग्री 14 मिनट लिखा हुआ है, हाँ जी, उसमें 10 दिसंबर। डिग्री 8 मिनट था। तो आप देखो 10 डिग्री 8 मिनट की जगह पे यहाँ 14 मिनट हो गया, दिख रहा है आपको। जी सर। स्कॉर्पियो साइन में सूर्य था और इसीलिए स्कॉर्पियो साइन में 10 डिग्री 8 मिनट था। लेकिन देखिए स्कॉर्पियो साइन कब तक होता है, 7 में मल्टीप्लाई कर दो 30 को तो 210 डिग्री से शुरू होता है। जी तो सर। यहाँ पे देखिए 10 डिग्री आगे हो गया सूर्य, लेकिन मिनट्स में क्या डिफरेंस आ गया, 14 मिनट 22 सेकेंड का। 6 मिनट। देख रहे हैं, 6 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो इसमें भी आपका जो प्लानेट का कस्प है और जो उसका लॉर्डशिप वगैरह है वो डिग्री के बेस पे कैलकुलेट होता है और चेंज होता है। वैदिक में सारे हाउसेस 30 डिग्री का होते हैं। यहाँ पे आपका जो हाउस है वो पोजीशन से 15 डिग्री आगे पीछे देखते हैं, लेकिन इसमें भी वो 30 डिग्री का नहीं होता, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी का भी मेथड है, उसमें भी आपको कई सारे आंसर्स मिलेंगे। ऐसे ही कोई कहेगा इंडिपेंडेंटली मैं जो है बीएनएन में भी इसको देखूंगा, या मैं पामिस्ट्री में देखूंगा, या मैं एस्ट्रोलॉजी में जो है न्यूमेरोलॉजी का मेथड लेके इसको मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। और फिर मैं देखूंगा कि अगर मेरा रिजल्ट जितने प्रोसेस मुझे आता है अगर सब में कंपैटिबल आ रहा है या मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी आ रहा है तो फिर मेरा प्रेडिक्शंस बहुत अच्छा है। और इसलिए पामिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ज्यादा टूल्स होंगे आपके पास कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए और आंसर करने के लिए। तो चलिए आज जो है हम इसी को देखते हैं कि अगर 48th ईयर में
प्रमोशंस वगैरह हो रहा है इस नेटिव का, तो हम कैसे उस चीज को प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ जी ये जो है 48th ईयर में ही इस तरीके का चीजें हो रहा है। तो कोई मुझे बताएगा बीएनएन में कैसे देखेंगे? जुपिटर से सैटर्न की दूरी सर। जुपिटर से सैटर्न का दूरी। तो यूजुअली आप देखिए बीएनएन जब भी आप देखेंगे तो बीएनएन में आप समझ जाओ कि वहां पे भी आपका जो दशा सिस्टम है वो प्रोग्रेशन के बेस पे होता है, प्रोग्रेशन के बेस पे। और ऊपर से यहाँ पे भी जो कुंडली है ना, कालपुरुष कुंडली लिया जाता है, तो उससे आपको कई सारे चीजें क्लियर हो जाएगा। आप बताइए कालपुरुष कुंडली में जॉब का कारक कौन होगा? सैटर्न। Saturn. सैटर्न। आपका कोई ख्वाहिश पूरा हो रहा है उसका कारक कौन होगा? Saturn. वो भी सैटर्न होगा, 11th का लॉर्ड है। तो इसका मतलब है कि जॉब अगर मैं देख रहा हूं और मैं नेटिव के लिए देख रहा हूं तो नेटिव हो गया जुपिटर और सैटर्न हो गया जॉब। तो आपका जो प्रेडिक्शन का पहला स्ट्रेटेजी है ना वो यही है कि अगर प्लानेट को हम कारकत्व के लिए ले रहे हैं, जैसे जॉब है, जॉब का प्राइमरी कारकत्व किसके पास है? शनि के पास है। तो किसके लाइफ में वो घटेगा? वो जीव के लाइफ में घटेगा, जुपिटर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जुपिटर सैटर्न का प्रोग्रेशन में देखेंगे कि जातक के कर्म में किस तरीके का चेंजेस हो रहा है ना। लेकिन मानो हम कहेंगे कि नहीं जी एक रिलेशनशिप जो है उसको देखना है हमें, तो फिर मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जुपिटर से वीनस का प्रोग्रेशन देखना है, जुपिटर से मंगल का प्रोग्रेशन देखना है, अगर आपको मैरिज इवेंट्स प्रिडिक्ट करना है ना। संतान कारक कौन होगा? Jupiter. जुपिटर। तो आप देखो कारक जुपिटर है, लेकिन आप जब कुंडली में देखेंगे तो संतान का हाउस कौन सा होता है कालपुरुष कुंडली में? Leo. Sun. फिफ्थ हाउस। सन। तो आप देखना सूर्य जो है पिता का भी कारक है बीएनएन में, और सूर्य जो है बेटा का भी कारक है, संतान का भी कारक बनेगा, ठीक है। तो आप हो सके जुपिटर का ट्रांजिशन जो है जुपिटर के ऊपर, या जुपिटर का ट्रांजिशन जो है सूर्य के ऊपर भी आप देखोगे, यानी जुपिटर जुपिटर और सूर्य कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा बाद में। सबसे पहले हमें उस चीज को देखना है। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है प्रमोशंस को देखना है, और जो एज है वो 48 ईयर में हो रहा है, कोई सब्सटेंशियल प्रमोशन। तो आप बताइए कैसे एज को कैलकुलेट करेंगे, देख के बताइए। जुपिटर पहले 20 डिग्री कौन से साइन में मूव करेगा? जिस जहाँ बैठा है वहीं पर। रेट्रो जुपिटर है ना। तो जहां बैठा है पहले वहीं पे मूव करेगा। तो आप जुपिटर के लिए भी फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट टाइम में भी लिखवाया था, मेजर प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो 12 साल का होता है 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 20 डिग्री बचा है मूवमेंट के लिए, यानी 8 साल। जी। ठीक है। यानी मेजर प्रोग्रेशन में जुपिटर जेमिनाई साइन में कितने साल के लिए मूव करेगा? 8 साल के लिए। ठीक है। यस सर। उसके बाद जो सेकंड मेजर प्रोग्रेशन होगा रेट्रो जुपिटर का, कहाँ पे होगा? 7th हाउस में पहुंच जाएगा। मैंने बोला था कि वो उसके पीछे वाले हाउस में होगा। ये 12वां जुपिटर के लिए देखना है, लेकिन उसके लिए भी कई सारे कंडीशंस हैं। रेट्रो जुपिटर के पास अगर रेट्रो प्लैनेट रह जाए, राहु केतु रह जाए, तो फिर वो सीधा मूव करता है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज ऐसा केस नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि पहला 8 साल जेमिनाई में मूव करेगा जुपिटर। जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को वो इसको नोट कर लें, ये मेजर प्रोग्रेशन है। ये टर्म को मैं बार बार यूज करूंगा, मेजर प्रोग्रेशन। तो जेमिनाई में ये जब मूव करेगा 8 साल, फिर उसके पीछे वाले साइन में मूव करेगा। व्हाट इज दैट साइन? टॉरस। टॉरस। कितना साल? 12 इयर्स। 12 साल। तो 20 साल हो गया जातक को। उसके बाद 12 साल मूव करेगा जहां पे 4 लिखा हुआ है, मंगल वाला साइन में। ठीक है। कितना साल हो जाएगा? 20 32 32 सर। ठीक है। 2 12 12 के हो गए 24, और ये 8 32 हो गया। उसके बाद फिर सैटर्न वाला साइन पे जाएगा जुपिटर, कितना हो जाएगा? 44। 44। 44। उसके बाद जो है आपका साइन में जाएगा 44 के बाद आपका जुपिटर जो है जाएगा नेक्स्ट में, क्योंकि 48 नंबर साल में ये हो रहा है ना। जी। तो इसीलिए जब 45th ईयर होगा तब मेजर प्रोग्रेशन में जुपिटर कहाँ पे रहेगा?
वर्गो में। वर्गों में रहेगा। तो मैं उसी चीज को आपको समझा रहा हूं कि आप जो है इसी चीज को समझने के लिए पहले तो जो आपका कंडीशंस है यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूं कि कितना साल का जो है प्रोग्रेशन होगा, है ना। ये है कितने साल? 8 साल। 8 साल। उसके बाद यहाँ पे जातक को कितना साल हो जाएगा? 8 20 साल plus तक 12 रहेगा 20। जुपिटर, है ना। 8 + 12 इधर कितना हो जाएगा? 32। 32। 32, ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44। 42. अब जातक को एज कितना हुआ है? 48 में उसका जो है, जैसे 47 क्लोज हो रहा है तो उसी टाइम में उसका प्रमोशन हुआ है। हम उसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कौन से में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना साल तक रहेगा जुपिटर? 56 तक, जी सर। है ना। तो आप ये आपका जो जगह है ये आपका एक्चुअल में मेजर प्रोग्रेशन का जगह है जिसको मैं स्टार करके शो कर रहा हूँ। यहाँ पे जुपिटर आपका अभी रहेगा, कितना साल तक रहेगा? 56 years of age तक। 86 ईयर्स तक, एज तक। अब ये मेजर प्रोग्रेशन का जगह है, हमने फाइनल कर दिया। अब बताइए माइनर प्रोग्रेशन में जुपिटर कहाँ पे होगा? तो ये 45 वाले एज में यहाँ रहेगा। जी। इसके बाद 46 में यहाँ पे जाएगा, जी। 47, फिर 48 48, है ना। सेक्रेटरी साइन में आ जाएगा। अब आप देखिए हमारा जो रूल कहता है कि जब भी जुपिटर सैटर्न के साथ प्रोग्रेस में आएगा, प्रोग्रेशन में आएगा या उसके साथ कोई लिंक बनाएगा तो लाइफ में बहुत ज्यादा वार्क में तरक्की होगा। ये याद रख लो, एक फॉर्मूला सभी के लिए। ट्राइन में जब भी जुपिटर सैटर्न का आ जाए, बात समझ रहे हैं, बीएनएन में, तो सैटर्न जो है कर्म कारक है और जुपिटर धर्म का कारक है। जुपिटर जो है वो नेटिव है और जुपिटर भाग्य का भी कारक है। इसीलिए कर्म और धर्म का समावेश बनता है जब भी सैटर्न और जुपिटर जो है एक दूसरे से 1, 9 और 5 में रहें, एक दूसरे से ट्राइन में रहें। ठीक है, एक दूसरे से ट्राइन में रहें। तो आप देखो इधर जैसे 44 एज कंप्लीट हुआ था, 45, 46, 47 और 48, है ना। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? अब और ठीक से देखेंगे आप तो नाटाल जो सैटर्न है कहाँ पे है, देख रहे हो? कहाँ पे है नाटाल सैटर्न? सर 10th हाउस में जहाँ 5 लिखा है। और वहां से जो जुपिटर का पोजीशन हमने निकाला, ट्राइन कितना में दूर आ निकला? गया सर। तो इसका मतलब मोटा मोटी आंसर ये मिल रहा है ना यहाँ से, जी सर। 1, 5 और 9। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेजर प्रोग्रेशन में एक प्लानेट जहां पे रहता है वो कौन से एज तक रहेगा, है ना, मेजर प्रोग्रेशन में। तो आप देखो इधर से ये वाला रिलेशन भी बन रहा है। नेटाल जुपिटर से कौन से पोजीशन में आ गया? 7। 17 का। 1, 7 में आ गया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ गया। जी। नेटाल सैटर्न से कहां पे आ गया? 5, 1, 5। 1 5 वन में। फाइव पे आ गया। नेटाल सैटर्न से कहां पे आ गया जुपिटर मेजर में? एक एक क्लास आगे। 2 में आ गया। बराबर। जी। तो सारा हमारा जो बेसिक इक्वेशन था वो फिलअप हो गया ना यहाँ पे। जी सर। जी। अब वो प्रमोशंस कोई कह रहा है कि हो रहा है, वो आप भी खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वो इंसान कहेगा यार इससे तो अच्छा प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता है। तो हमारा एक मेथड जो है ठीक हो गया। हाँ जी, हमने ट्राई किया था देखने के लिए बीएनएन में और ये सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को देखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, है ना। क्योंकि आपको यही तो जानना है, जितने मेथड आप जानते हैं अगर आप एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करना सीख गए तो फिर आपसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई बन ही नहीं सकता है। इसीलिए सारा नॉलेज ना आपके पास होना चाहिए, टूल समझना चाहिए। आप जैसे मैकेनिक के पास जाते हैं, गाड़ी खराब हो जाता है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी अपने गाड़ी के बारे में जानकारी है, पार्ट्स के बारे में जानकारी है ना, तो फिर मैकेनिक आपको कुछ भी बोल के आपसे बिल नहीं ले सकता। वो चीटिंग करने से पहले ही समझ जाएगा कि सामने वाला बंदा जो है जानता है। एस्ट्रोलॉजी भी ऐसा ही है, आप जब कुछ भी नहीं जानते हो ना
आगे जिसको कुछ भी नहीं पता होता है वो भी आपको कुछ ना कुछ रिमेडी दे देता है, कुछ ना कुछ बता देता है। और आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो एस्ट्रोलॉजर्स है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर है आज के डेट में। सिर्फ इसका कारण यह है कि लोगों को एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में तो रुचि है, लेकिन उनके पास वो तमाम जो बेसिक जानकारी है ना वो नहीं है। तो मैं इसीलिए आज ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई प्रेडिक्शन आप कर रहे हो, जितने मेथड में वो प्रेडिक्शन सही होगा, क्योंकि देखिए टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है। ये 10 साल 15 साल 20 साल पहले शुरू नहीं हुआ है। ये 5,000 साल पहले 6,000 साल पहले शुरू हुआ है। कई सारे नक्षत्र प्लानेट जो हमारे सिस्टम में हैं, बाहर हैं, जो हमारा मिल्की वे का पार्ट है, जो यूनिवर्स का पार्ट है, उनके बारे में हो सके हमारा जानकारी नया, और बहुत सारे नया जानकारी हम रोज पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा सोलार सिस्टम है ना, अभी भी आप अगर क्लासिक्स में पढ़ेंगे और आप जाके पंचांग वगैरह का जो तरीका है उसको देखेंगे, तो आप एस्टोनिश हो जाएंगे कि आज से 200 साल बाद 500 साल बाद भी वो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि सूर्य कब कहाँ पे कितने समय में उदय होगा सूर्य का, कितने साल के बाद कुंभ मेला होगा, कितने साल के बाद एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है रिपीट होगा। तो कल मैं पढ़ते पढ़ते एक बहुत बढ़िया जो है आर्टिकल मुझे मिल गया, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो ये मार्केट का क्लैश है ना, 88 ईयर्स और 122 ईयर्स के बाद वो रिपीट होता है। चाहे किसी भी टाइम में मार्केट का क्लैश हुआ हो, अगर उसमें एक साइकिल को हम जोड़ दें 88 ईयर्स एंड 122 ईयर्स, तो साइकिल बता देगा कि आगे कौन से टाइम में मार्केट में क्रैश होगा। 2,000 साल का स्टडी है। तो आप कहोगे मार्केट तो अभी आया सर, 2,000 साल का किसने स्टडी कर लिया? तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जब जब रिसेशन आया हुआ है वर्ल्ड में, चाहे वो 1800 सदी में हो, 1900 सदी में हो, 2000 सदी में हो, 1700 सदी में हो, रिसेशन का मतलब क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, चाहे वो फ्रांस में विद्रोह हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड वार हुआ है, चाहे और कोई देश में नाजी का प्रॉब्लम हुआ हो, या आपका वर्ल्ड वार में जापान का हालत खराब हुआ हो, या आपका 2000 वाला जो प्रॉब्लम आया था कंप्यूटर वर्ल्ड में उसका प्रॉब्लम हो, या 2019 वाला प्रॉब्लम हो, ये सारे उस साइकिल में आएंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट साइकिल टू यू, जिससे आपको पता चलेगा कि जो रिपीटेशन है हर चीज का, उसके पीछे कितना बड़ा साइंटिफिक रोल है। क्या ऐसे कंडीशंस होते हैं, क्या प्रोग्रेशंस होते हैं जिसके वजह से एक इकोनॉमिक साइकिल फिर से रिपीट होता है। सो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट। लेकिन मैं साथ में क्या कहूंगा, अब हम वैदिक में भी इसी चीज को देखते हैं कि क्या इस उम्र में जातक के पास इस तरीके का कोई फायदा हो रहा है वैदिक के हिसाब से। तो बताइए वैदिक में प्रमोशंस को कहाँ से देखेंगे? हाँ जी, प्रमोशंस को कहाँ से देखेंगे वैदिक में? 11th house. डेफिनेटली 10th from जॉब से 7th. बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो 11th हाउस है। और कौन सा हाउस है? प्रमोशंस किस लिए होता है? डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक हालत सुधरता है, फाइनेंशियल गेन होता है, स्टेटस में भी गेन होता है ना? स्टेटस में भी गेन होता है, फाइनेंशियल गेन भी होता है। कौन कौन से हाउस से पता चलेगा? 2nd, 5th. सेकंड, सेकंड फिफ्थ, और नाइन्थ। फिफ्थ। तो आप सारे Ninth. जोड़ने से पहले जो प्राइमरी हाउसेस हैं, यानी आपका 11th हाउस और आपका सेकेंड हाउस, ये दोनों तो डेफिनेटली एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि आपको एक गेन मिल रहा है। और इसके साथ जो स्टेटस वाला लॉर्ड है वो भी कोई ना कोई तरीका निकाल के इसमें एसोसिएट होगा कि हाँ जी, ये अगर एक्टिवेट हो जाए तो आपको इस तरीके का होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैदिक में सीधा दशा में जाते हैं। तो वैदिक में दशा में जब जाएंगे हम, तो आप देखो इधर जो दशा के लिए आप पढ़ोगे, तो आप देखो दिसंबर में अगर कोई चीज हो रहा है तो कौन आ रहे हैं उसमें, देखिए Jupiter, Rahu, Mars. जुपिटर, राहु और राहु, मार्स। मरकरी। जुपिटर राहु और मरकरी है ना, दिसंबर में, मार्स। 25 दिसंबर है ना। जी सर। जुपिटर राहु एंड मरकरी, एमी। ठीक है, यस सर। जुपिटर राहु एंड मरकरी आ रहे हैं। आप देखिए हाउस पे जाके देखिए, राहु कौन से हाउस का लॉर्ड है?
11th. 11th का राहु जहां बैठता है उस हाउस के लॉर्ड की तरह बिहेव करता है, ये वैदिक बताता है। एक्चुअल लॉर्ड कौन है? Mercury. Mercury. मर्क्यूरी। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है? Jupiter. Jupiter. और आगे तीनों राहु, मरकरी और जुपिटर, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और 11th हाउस, है ना। Yes, sir. यानी मैं अगर दशा को इसी को देखूं तो मुझे ये अष्टक वर्ग में भी कुछ ना कुछ ऐसे मिलना चाहिए, या D10 चार्ट में भी मिलना चाहिए जो ऐसे हो। D10 चार्ट में वार को लेके जो भी आपका प्रोग्रेशन होगा, है ना। तो आप देखो D10 चार्ट में भी अगर आप उसी को देखोगे, दशा को देखोगे, जुपिटर, राहु और मरकरी का दशा, है ना, तो भी आप देखो 11th हाउस और सेकेंड हाउस किसका है? Jupiter. जुपिटर का है। और जो राहु है वो रेट्रोग्रेड राहु है, ठीक है ना। रेट्रोग्रेड राहु बैठा हुआ है स्कॉर्पियो वाला साइन में, जो कि लग्ना का एक्चुअल में साइन है दूसरे में आपका D1 चार्ट में, ठीक है। कर्म में अचानक से परिवर्तन होगा या किसी तरीके का बेनिफिट होगा, वो देखने के लिए। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 11th हाउस एक्टिवेटेड है, 11th हाउस। और जो जुपिटर है यहाँ पे भी जुपिटर और मरकरी के ही साइन में है ना। तो जो आपका कर्म में किसी तरीके का प्रोग्रेस आप देख रहे हो, तो उस पे भी आप देखोगे जुपिटर का रोल, है ना। जुपिटर, तो जुपिटर देखिए आपका एक्टिवेट कर रहा है 11th हाउस को और सेकेंड हाउस को, ठीक है ना। लॉर्ड ऑफ द 11th एंड लॉर्ड ऑफ द सेकेंड, यानी पैसे का जो सबसे बड़ा लॉर्ड है, जो कर्म में आपको पैसा दिलाएगा, आपका ख्वाहिशों को पूरा करेगा, वो कौन है? Jupiter. लेकिन वो कौन से साइन में है? वो जाके बाधक साइन में है, मरकरी में। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ट्रबल होगा, प्रॉब्लम होगा, लेकिन दैट ट्रबल और प्रॉब्लम विल फाइनली गिव रिजल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर का अंतर्दशा होना चाहिए या जुपिटर का महादशा होना चाहिए। यहां से भी हम देख रहे हैं, हम अष्टक वर्ग में देखेंगे कि क्या इस तरीके का कंडीशंस हो रहा है, ठीक है, अष्टक वर्ग में। तो अष्टक वर्ग में कैसे देखोगे आप बताओ? अष्टक वर्ग में कैसे देखोगे? Jupiter score, sir. अष्टक वर्ग में Score. कौन सा हाउस देखोगे पहले ये तो बताओ। 10th तभी तो आप house, so डेफिनेटली 10th हाउस जॉब के लिए और 11th हाउस, है ना। gain. Gain. और 11th हाउस कौन से हैं? यहाँ पे राशि नंबर लिखा हुआ है, तो 10th हाउस और 11th हाउस कौन सा होगा? यहाँ पे देख रहे हो 5th साइन और 6th साइन लिखा हुआ है, राशि नंबर। आपको अगर याद होगा मैं 11th हाउस दिखा रहा था जिसमें 6 लिखा हुआ था, और वहां पे राहु बैठा हुआ था। कितना पॉइंट से टोटल? 26. 33. अरे 33 है, देखो 5 नंबर राशि सूर्य का राशि है। मैं एक बार दोबारा से आपको लगन दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले, है ना। बताइए 11th का राशि कौन सा है? Virgo, sir. Virgo, और जॉब के लिए जो राशि है वो कौन सा है? Leo. Leo. तो आप देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, अष्टक वर्ग छोर में जाके देखोगे, तो आप देखो वहां पे भी आपका दोनों में 33 पॉइंट है। एक बार आप देखिए जो जुपिटर है वो कितना पॉइंट्स दे रहा है? 6 and 5. 5 पॉइंट्स दे रहा है, और दूसरे में 6 पॉइंट दे रहा है। हाँ, sir. यानी जुपिटर का जब भी आपका ट्रांजिट होगा इन हाउस के साथ, किसी तरीके का रिलेशन होगा, तो डेफिनेटली आपका 5th और 6th हाउस में किसी ना किसी तरीके से लाभ होगा, ठीक है ना। 5th और 6th में ऐसे ही आप देखो जुपिटर का जब पॉइंट देखोगे आप लग्ना पे भी, तब भी जो है आपका 5 पॉइंट है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पॉइंट, है ना। यानी जुपिटर के दशा में अगर इस तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी जाता है तो डेफिनेटली इट विल गिव गुड रिजल्ट फॉर द 10th हाउस एंड द 11th हाउस। और राहु के लिए रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा? Mercury. Mercury.
मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का भी पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट है 10th हाउस के लिए, Yes, और sir. 4 पॉइंट जो है आपका एवरेज पॉइंट है, दैट इज 11. फॉर द 11th। ठीक है, सेकंड के लिए देखिए, सेकंड हाउस के लिए देखिए, क्योंकि वो तो पैसे का गेन है ना, तो उस पे भी देखिए, Jupiter 5. सभी का पॉइंट कम ज्यादा है, लेकिन जुपिटर अगेन इज गिविंग 5 पॉइंट्स, है ना। जुपिटर जो है 5 पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जुपिटर का जब भी कोई प्रोग्रेशन में दशा अंतर्दशा आएगा, तो आप देख सकते हो कि आपको वो बेनिफिट मिलेगा। वो 10th वाला हाउस से भी आपको पता चल जाएगा, जब जुपिटर का पॉइंट अच्छा है, जैसे ही आप D10 देखोगे, तो देखिए जुपिटर जो है गेन दिला रहा है D10 में, पैसे का कारक भी जुपिटर बन रहा है, और आपका इच्छा पूर्ति का कारण 11th का लॉर्ड भी जुपिटर बन रहा है। ठीक है, ऊपर से आप देखिए सैटर्न भी इसमें जो है क्या हो रहा है, एक्सल्टेड हो रहा है D10। जी सर. तो इसका मतलब है कि भाग्य में वृद्धि होगा, और पैसे का वृद्धि जो है जुपिटर के दौरान होगा। तो ये भी हमारा जो प्रिडिक्शंस है उसको नेगेट तो कर नहीं रहा है, इजंट इट। यानी जो हम प्रेडिक्शन ढूंढ रहे हैं कि जुपिटर के पीरियड में होगा, राहु के पीरियड में होगा, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि पैसे का गेन मिले, तो हमें जुपिटर दिखा रहा है, वो वैदिक के हिसाब से दिखा रहा है। दशा सिस्टम भी उसी को ही बता रहे हैं। दशा सिस्टम में भी जो है जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो भी मैंने दिखाया कैसे 11th लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड जो है आपका एक्टिव हो रहे हैं। अब कोई कहेगा नहीं जी सर, न्यूमेरोलॉजी वाले भी तो बताएंगे कुछ। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर 2000 सॉरी 1977 है, तो एक्चुअल में उसके लाइफ में जो प्रोग्रेशन का कारक होगा, वो प्लानेट जो है, वो एक्चुअल में आपका पहला वाला जो नंबर होता है ना, दोनों शनि. बर्थ डेट को ऐड करके 26, कितना हो जाएगा टोटल? 8. शनि का 8। होगा मैम. 8। और जब आप सारे को टोटल करेंगे, तो उसमें जो नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर है। यानी आप Equals क्या करोगे, 7. 26 11 1977 सबको मिलाओगे और सिंगल डिजिट में कर दोगे, तो ये आएगा टोटल 7। ठीक है, तो एक शनि का नंबर है और दूसरा जो है केतु का नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जिस पर्टिकुलर ईयर में एक्चुअल में प्रोग्रेस हुआ है, आपको बेनिफिट मिला है, उसके साथ वाइब्रेशन किसका मैच होना चाहिए, क्योंकि आपका शनि का. पर्सनालिटी को भी शनि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 नंबर आना चाहिए, 7 नंबर आना चाहिए, इजेंट इट। जी सर, और फिर 8th साइन की वो हो गई लगन. ठीक बात. ना हिसाब से तो आप देखिए ये हुआ था 2024 में। ठीक है ना, ईयर का नंबर क्या था? 8. 8 भी सैटर्न का नंबर है। ठीक है, अब अल्टीमेटली आप जो है ये तमाम चीजों को समझने के लिए, जो नंबर आपके लाइफ में एक्चुअल में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो आपके हर पर्टिकुलर अचीवमेंट के पीछे रिपीट होता है ना, उसको स्टडी करना पड़ेगा। और ये कोई आसान चीज नहीं है। उसमें आपको डबल नंबर्स भी मिलेंगे, सेम नंबर का वाइब्रेशन 2 बार 3 बार भी आएगा, और उसके साथ जो टाइम ऑफ बर्थ है उसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। बहुत सारे कैलकुलेशंस है। जैसे मेरा बर्थ का टाइम जो है 7:16 AM है, तो उसमें भी एक नंबर लिया जाता है जिसमें सिर्फ वो बर्थ टाइम का आवर को लिया जाता है, वो केतु के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है 7 नंबर। और केतु का जो रोल है यहाँ पे आप देख सकते हो, केतु जो है मार्स के साथ और सूर्य के साथ ट्राइन में है ना, बुध के साथ ट्राइन में है। आप चाहे स्पिरिचुअलिज्म के पार्ट में जाओ, आप चाहे लोगों का सेवा करो, आप चाहे केतु का एनर्जी को एनहेंस करने का कोशिश करो, तो एक सिंपल सा रूल है, जब भी कोई प्लानेट आपके ट्राइन में आके चीजों को एक्टिवेट कर रहा है ना, आपको उस एनर्जी को प्रिजर्व करना है जब भी ट्राइन में आए। जैसे मानिए शनि आ गया आपका मंगल के ट्राइन में, या शनि आ गया आपका राहु के ट्राइन में, आप कोई प्रोफेशन में हो, आप जो है मंगल का कोई आइटम्स को लेके बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई जो है सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो, या आप जो है
कोई डिफेंस सर्विस में हो या किसी ऐसे सर्विस में हो जहां पे एक्चुअल में आप जो है एनर्जी के साथ काम करते हो, प्रोटेक्शन के लिए काम करते हो, मार्स के रिलेटेड काम करते हो, या डिप्लोमेसी वाला कोई काम करते हो, पॉलिटिशियंस के साथ इन्वॉल्व हो और आप जो है राहु के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हो, तो जब वो सैटर्न के ट्राइन में आएगा, जब तक उस काम को आप नहीं छोड़ोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्राइन में जब वो आएगा, प्रोग्रेशन इसीलिए मैं बार बार बताता हूं, जब आप उस काम को छोड़ दोगे ना, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, अगर सैटर्न केतु और किसके ट्राइन में है, यहाँ पे सैटर्न के लिए ट्राइन अगर ढूंढोगे तो देयर इज नो प्लैनेट इन ट्राइन टू सैटर्न, है ना। जुपिटर के ट्राइन के लिए देखोगे तो कौन कौन से प्लैनेट आएंगे, जुपिटर के ट्राइन में वीनस ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्राइन है वो है केतु, सूर्य, मरकरी और मार्स का। इसका मतलब है कि जब भी आपका मंगल का दशा आए, आपको केतु का भी ध्यान रखना है, सूर्य और मरकरी का भी ध्यान रखना है। जब भी आपका सूर्य का दशा आए तो उसमें जो मरकरी, केतु और मार्स वाला पीरियड है, उसको बहुत ज्यादा जो है मायने देना है, आपको समझना है। अगर ट्राइन का कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप फिर वैदिक में जाके ना वो पर्टिकुलर टाइम को पहले से ही अच्छे तरीके से कैसे उसमें आपका प्रोग्रेस होगा उसका प्लान कर सकते हो। जो उनके बीच पोजीशंस है उसको लेके आपको कौन से एनर्जी को ज्यादा बढ़ाना है, कौन से एनर्जी पे ज्यादा फोकस देना है, वो भी आप समझ पाओगे। जैसे मानिए मंगल जो है 16 डिग्री का है और केतु जो है 18 डिग्री का है, और वो मानिए ट्राइन में है, तो कैसे अरेंज होंगे बताइए मुझे, कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा। केतु पीछे, मार्स आगे। यानी Ketu is मार्स far. जहां पे है वो 16 डिग्री का है, उसको हमने रख दिया। केतु जहां पे है वो 18 डिग्री का है, उससे आगे है, लेकिन केतु किसके ओर आ रहा है, Aries. केतु मार्स की ओर आ रहा है, इजंट इट, और मार्स भी Yes. केतु के ओर जा रहा है। Yes. तो आप ये जो आपका स्टार वाला प्लैनेट है, हम ऐसे कहते हैं आगे और पीछे अरेंज करने के लिए। जैसे मानिए पहले 3 डिग्री में कोई है, फिर 6 डिग्री में कोई है, तो हम कहेंगे कि 3 डिग्री वाला जो है पीछे है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द 6 डिग्री प्लैनेट। लेकिन रेट्रो के लिए उल्टा हो जाता है, केतु के आगे कौन है भाई, जो जहां जा रहा है उसी डायरेक्शन में तो आगे मिलेगा ना। जैसे यहाँ शनि मूव कर रहा है तो शनि किसके ओर जा रहा है, Rahu. राहु के ओर, तो शनि के आगे कौन है, राहु है। राहु। लेकिन Rahu. राहु जब आ रहा है तो राहु के आगे कौन है, Shani. क्योंकि वो जब आ रहा है उसके पाथ में वो आगे है, इट इज गोइंग टू मीट द प्लैनेट। जो आगे होता है आप उसको जाके मिलते हैं, है ना। जब दोनों एक दूसरे के ओर जाते हैं तो यूजुअली ऐसे कंडीशंस होता है, एक पॉइंट पे वो मिल जाते हैं। उसके बाद जो पीछे से आगे जा रहा है प्लैनेट, जैसे सैटर्न है, राहु को मिलने के बाद सैटर्न कहाँ जाएगा, इट विल गो अवे फ्रॉम राहु, Yes, sir. और राहु विल ऑल्सो गो अवे फ्रॉम सैटर्न। तो किसी भी एनर्जी को एनहेंस करना है उस टाइम में, आपको अगर कोई पर्टिकुलर साधना करना है, आपको कुछ चीजों को हासिल करना है, तो आप वो जब मिलने जा रहे हैं ना, उस टाइम में ही अपना सारा साधना करना है, रिमेडीज करना है। जैसे ही वो एक दूसरे से दूर हो गए तो आपको रिमेडी के लिए एक्चुअल में बहुत टाइम मिलेगा नहीं, एनर्जी कम हो जाएगा। आप जो करना चाहते हो आपके हिसाब से नहीं होगा, वो प्लैनेट्स जिस एनर्जी को लेके आपके पास आए हुए हैं वो कार्मिक एनर्जी आपको प्रोवाइड करके जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो प्लैनेट्स जिस पोजीशन में आपके हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके पीछे आपका पास्ट लाइफ का सारा कर्मा जो है जिम्मेदार है, सारे प्लैनेट्स। आपका लाइफ का एक जो है पड़ाव था जिसके वजह से आपका लास्ट बर्थ में डेथ हुआ, नाउ यू आर इनटू ए न्यू लाइफ। और ये प्लैनेट्स जो है आपके साथ शुरू से ही इन्वॉल्व हैं। ये सूर्य जो है आपका आत्मा है, तो आप जितने बार भी जन्म लेंगे सूर्य जो है आत्मा का ही रोल प्ले करेगा। हर बर्थ में आपको कोई नया पेरेंट्स, नया जगह, नया सिचुएशंस मिलेगा, लेकिन आप जो जो एनर्जी को जितना जितना यूज किए हो ना, वो यहाँ पे भी रिपीट होगा। तो आपको ये समझना है कि मुझे रिमेडी अगर करना है, कहीं पे पितृदोष का रिमेडी है,
या मुझे जो है अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए कोई रेमेडी करना है, गाय को चारा खिलाना है, फ्राइडे को फास्ट रखना है, माँ लक्ष्मी का पूजा करना है, या मुझे स्पिरिचुअली अलाइंड होना है, छिन्नमस्ता माँ का पूजा करना है, या मुझे गणेश जी का साधना करना है केतु को ठीक करने के लिए, या आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ना है आपको सूर्य को ठीक करने के लिए, विष्णु का उपासना करना है, तो आपको ना देखना होगा कि एक्चुअल में ट्रांजिट में कब वो प्लैनेट्स एक्टिव हो रहे हैं, उससे पहले ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट मिलना बहुत आसान है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि आपको इसी तरीके से देखना है कि आपका एक्चुअल में कौन सा बर्थ का टाइम है, कौन सा बर्थ का डेट है जो आपके लाइफ में सारे ऑस्पिशियस इवेंट में रिपीट हो रहे हैं। कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या? आपके नाम में कोई पैटर्न है क्या? न्यूमरोलॉजी यही है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो प्लानिटरी एनर्जी हैं, वो नंबर से भी रिप्रेजेंट होते हैं, और उनके ग्रहों के नाम से भी रिप्रेजेंट होते हैं। वो तमाम चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सबके साथ कोई ना कोई प्लैनेट का कारकत्व जुड़ा हुआ है। आपका रिमेडी उसी के बेस पे है। आपके बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वाटर साइन में हैं, तो आपका रिमेडी में सबसे बड़ा तत्व कौन सा यूज होना चाहिए? दर्पण। जल तत्व, है ना। तर्पण आपको देखना पड़ेगा, जल तत्व का कौन सा रिमेडीज है, जल का क्या रोल है। ऐसे ही सारे फायर साइन में है मैक्सिमम प्लैनेट्स, तो कौन सा रोल आपको प्ले करना है, कौन सा रिमेडीज करना है, वो भी आपको समझना चाहिए। क्या हवन का रोल है उसमें? क्या सूर्य का पूजा करने के पीछे भी यही कुछ रोल है? आपको ये देखना पड़ेगा। वो धीरे 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 आपको जो है ना चीजें हेल्प करेगा एक्चुअल में आपको अपने लाइफ में सुधार लाने के लिए और अपने लाइफ में हर चीज को समझने के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा बीएनएन में, या हमने देखा न्यूमरोलॉजी में, या हमने देखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, अब हम क्या करेंगे उसको केपी सिस्टम में भी देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट केपी में भी आ रहा है। तो आप देखिए केपी सिस्टम में जैसे ही आप जाओगे, मैंने आपको बताया था सीधा कॉस्प पे जाना है, कॉस्प पे जाना है। कौन सा रिजल्ट आपको मिल रहा है? हाँ जी 10th हाउस 10th हाउस बताइए। 11th हाउस का। जॉब के लिए भी आप देखोगे तो 10th का, है ना। 11th हाउस का रिजल्ट मिल रहा है आपको, किसी भी तरीके का लाभ आपको हो रहा है। आपका एम होता है प्रमोशन। हर जो एम्प्लॉय है ना उसके लिए एक इच्छा होता है कि मेरा टाइम पे प्रमोशन हो जाए। विशेष विशेष कहाँ से फुलफिल होता है? 11th 11। फाइनेंशियल विशेष उसके साथ जुड़ा होता है, वो कहाँ से फुलफिल होता है? 2nd सेकंड। तो हम एक बार देख लेंगे कि एक्चुअल में जो प्लानेट उस टाइम में एक्टिव हैं, क्या ये सिग्निफिकेशन भी जो प्लानेट का है, कॉस्प का है, रिजल्ट देने वाले प्लानेट, वो उनके साथ कोई लिंक में है क्या? तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं जाके देखूंगा जो हाउस का रिजल्ट मुझे मिल रहा है ना उसके कॉस्प को स्टडी करने का कोशिश करूंगा। तो मैं पहले कहूंगा कि 6th हाउस 11th का रिजल्ट मुझे मिल रहा है, और ऐसे ही 9th हाउस। तो आप देखिए 9th हाउस में फाइनेंशियल गेन है, इसका रिजल्ट है मरकरी और जुपिटर। जुपिटर। मरकरी और जुपिटर, जुपिटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वो अच्छा है या बुरा है वो जुपिटर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला प्लैनेट है वो मरकरी है ना। मरकरी और जुपिटर। ऐसे ही अगर मैं ख्वाहिश पूरा के लिए देखूंगा तो कौन सा हो जाएंगे? सूर्य और मंगल। 11th हाउस याद नहीं आप लोगों को कुछ? 6 का साइन बार बार हम बात कर रहे हैं ना, राहु वहां पे था, शनि वाला साइन जो है वो 5th हाउस का है। ठीक है। प्रमोशन का मतलब है फाइनेंशियल गेन एंड इंप्रूव इन द स्टेटस। स्टेटस 5th साइन से देखा गया यहाँ पे चार्ट में। एक बार दोबारा भी दिखा देता हूँ, है ना। ये है लग्न, Yes, sir. है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केपी सिस्टम में जाएंगे और कॉस्ट पे देखेंगे कि हाँ जी वो कॉस्ट एक्टिव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सबलॉर्ड रिजल्ट देता है करके मान लेते हैं। सबलॉर्ड और कौन है? जुपिटर। Mars.
इसमें जुपिटर है और दूसरे में मार्स है। छठे साइन के लिए मार्स है, सूर्य और मार्स। और जो आपका नाइन्थ है, जो फाइनेंशियल गेन है, मरकरी और जुपिटर, यानी जुपिटर, Yes. है ना। अब हम जाके इसी को चेक करेंगे कि ये जो प्लैनेट्स हैं, क्या इनके भी नक्षत्र लॉर्ड में ये सब चीजें हैं। अब देखिए, जुपिटर किसका लॉर्ड है यहाँ पे, नक्षत्र लॉर्ड, राहु। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है। और कौन सा था, मार्स। ये देखिए, आपका जो मून है, मार्स है, सबका लॉर्ड जो है जुपिटर है, ठीक है, सब लॉर्ड में, यानी जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और जो काम कराएगा। सब लॉर्ड यूजुअली हर चीज को जो है ना कंट्रोल करने का कोशिश करता है, सब लॉर्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जुपिटर जुपिटर का पोजीशन के लिए मार्स का भी रिजल्ट जो है जुपिटर तय करेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट मून के लिए भी जुपिटर तय करेगा। और अगर आप सैटर्न के लिए देखोगे तो जुपिटर को रिजल्ट प्रोवाइड करेगा सैटर्न। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं लग्न के हिसाब से यहाँ पे प्रेडिक्ट करना चाहूँ कि हाँ जी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का कंडीशंस है, तो देखो भाग्य का वृद्धि जो है वो मंगल प्रोवाइड कर रहा है। और ऊपर से आपका जो है जुपिटर राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको राहु का लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ही आप इसमें देखोगे और आप कस्प पे जाओगे, तो आपको उनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा जिसका रिजल्ट आप वहां पे पाओगे। एक तो छठे हाउस का रिजल्ट मंगल प्रोवाइड कर रहा है, और जो आपका सेकेंड हाउस का रिजल्ट है, जो आपका नाइन्थ साइन होगा, वो जुपिटर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद प्लैनेट्स में जब आप देखोगे, तो मरकरी के लिए केतु और केतु प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें भी आप देखे होंगे, केतु जो है मंगल के भी ट्राइन में है, और केतु जो है मरकरी के भी ट्राइन में है, ठीक है, जो मरकरी का रोल प्ले कर रहा है। और केतु जो है वो किसका रिजल्ट एक्चुअल में प्रोवाइड करेगा, केतु विल प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ जुपिटर, क्योंकि केतु क्या है, इन द साइन ऑफ Spices. जुपिटर है, पाइसेस साइन में है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे सिग्निफिकेशन प्लैनेट का, तो आप देखो, जो आपका 11th हाउस है और जो आपका 10th हाउस है, मरकरी और जुपिटर ही आ रहे हैं उसमें, है ना। पहले तो मरकरी और जुपिटर आ रहे हैं, और जो 11th का रिजल्ट है उसे वीनस में 11 12 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है मरकरी और जुपिटर के रिजल्ट में, ठीक है। सो मरकरी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय राहु। तो आप राहु के लिए देख सकते हैं, छठे वाला साइन जो है हाउस का सिग्निफिकेशन आ रहा है, 9th और 10th को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो अगर मरकरी जुपिटर और उसको देखेंगे, 10th हाउस का स्क्रिप्ट उन्हीं के पास ही है, केतु के पास है, राहु के पास है, लेकिन राहु में 9 और 10 कैंसिल हो रहा है, लेकिन मरकरी और जुपिटर में नहीं हो रहा है। तो आप देखो, इस पे भी आपका सिग्निफिकेशन में जो दशा मैंने आपको दिखाया था, उसमें जुपिटर का दशा था, राहु का अंतर्दशा था, और मरकरी का प्रत्यंतर दशा था। आप वो देख पा रहे होंगे, है ना। एक क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ जी। 11th साउंड 11th हाउस इज ओनली सिग्निफाइड बाय वीनस जो कैंसिल हो रहा है। हम्म। सो व्हाट हैपेंस इफ इट कैंसिल आउट, तो कोई ना कोई तो उसका रिजल्ट देगा, तो हु एल्स विल गिव द रिजल्ट फॉर 11th हाउस? ये आप देखिए, मैं आपको रिजल्ट के लिए बताया था, सबसे पहले कौन सा प्लैनेट रिजल्ट देता है, आपको अगर सब याद लॉर्ड, होगा सभी को, नक्षत्र सब लॉर्ड। लॉर्ड, Lord. नक्षत्र, उसके बाद कौन देता है, सब लॉर्ड। प्लैनेट सिटिंग Sublord. इन द प्लैनेट सिटिंग इन द हाउस। यस, उसके बाद कौन रिजल्ट देता है, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, बताया हूं मैं, तीन Yes, तीन बार sir. बताया हूं। उसके बाद प्लैनेट ओनिंग द हाउस। Yes, sir. उसके बाद मैंने कहा था प्लैनेट एस्पेक्टिंग द हाउस, है ना। तो Yes, आपने sir. देखा कि वीनस के स्कीम जो है कैंसिल आउट हो रहा है, 10 और 11 है, वीनस कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन उस पे देखिए, जुपिटर का एस्पेक्ट है, हाँ, Yes, sir. वीनस खुद उस हाउस का लॉर्ड है। तो हमने देख लिया कि हाँ जी 10 और 11 को तो हमने कैंसिल कर दिया, वो हाउस का लॉर्ड है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। लेकिन आप वहां पे ये भी देख सकते हैं कि अगर वो कैंसिल हो जाए, तो उसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है, जुपिटर का भी है और मार्स का भी है जी और सैटर्न का भी है। जी सर। केतु का है क्या,
नहीं। नहीं। केतु का नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए उस पे जो है सैटर्न का एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट है और जुपिटर का एस्पेक्ट है। तो यही प्लैनेट रिजल्ट देंगे। आपने देखा था एक प्लैनेट में जुपिटर आ रहा था, एक में मार्स आ रहा था। स्क्रिप्ट जब मैंने दिखाया था आपको जी। कॉस्प का, तो जुपिटर और मार्स आ रहा था, ठीक है। तो आप देख लेना अंडरस्टूड। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। कई बार क्या होता है ना, सारे चीज उसको एक्टिवेट करते हैं। यानी वीनस भी रिजल्ट दे रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है उसके सिग्निफिकेशन। उसके बाद जो है, जो उस हाउस का लॉर्ड है ना, वो भी रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको देख रहा है सामने से या गोचर में आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको गोचर भी दिखाता हूँ, ताकि आपको ना कई चीजें समझ में आए कि ऐसे क्या हो गया कि गोचर में भी जो आपका प्रेडिक्शन है वो वहां पे आ रहा है। तो देखिए नवंबर का बात, दिसंबर का बात है। तो हम क्या करेंगे, सारे प्लैनेट को एक एक महीना पीछे वापस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सूर्य कौन से हाउस में आ जाएगा, सैजिटेरियस। थर्ड। यानी सेकेंड हाउस में सूर्य है। मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट है कौन सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है, जो उस हाउस में बैठा हुआ है ना। जी। तो अब देखो सूर्य सेकेंड हाउस में आ गया। कोई भी लॉर्ड जो जिस हाउस को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करने के लिए नाटल चार्ट में बैठा है, वो एक आगे होगा तो बड़ा अच्छा होता है। आर यू गेटिंग इट? जब पीछे होता है तो कारकत्व में हानि करता है। जैसे मानिए आपने देखा सूर्य जो है 8 नंबर घर में है लग्न चार्ट में, जैसे ट्रांजिट चार्ट दिखा रहा हूं, मैं ये कर देता हूँ, इसको लग्न चार्ट दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा याद कर पाओ चीजों को, है ना। है ना, लग्न में प्रमोशंस में स्टेटस के वृद्धि में कौन काम करेगा, मर्क्यूरी एंड सन। मर्क्यूरी एंड सन। तो मर्क्यूरी तो ऑलरेडी आ गया था प्रत्यंतर दशा में, मैंने बोला भी था आपको कि चीजों को समझने का तरीका है। महादशा लॉर्ड कैसे रोल प्ले करता है, राशि लॉर्ड का, है ना। जो महादशा लॉर्ड है ना, वो आपका महादशा लॉर्ड जैसे आपका 3 अलग अलग कैटेगरी होते हैं, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड। उससे पहले आता है राशि लॉर्ड, है ना। राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो महादशा लॉर्ड राशि लॉर्ड की तरह है, अंतर्दशा लॉर्ड किसके तरह है, नक्षत्र। नक्षत्र लॉर्ड की तरह। और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड किसके तरह है, सब सब। लॉर्ड। सब लॉर्ड की तरह। तो आप देखिए यहाँ पे जो सूर्य को मैं देख रहा हूँ, वो सूर्य जो है, मैं एक फॉर्मूला में बताया कि लगन में जो भी प्लैनेट होते हैं वो लग्नेश से भी पावरफुल होते हैं, और वो उस हाउस के लॉर्ड से भी पावरफुल होते हैं। यानी वो खराब हाउस के लॉर्ड होंगे, उनका नेचर खराब है, तो आपके लगन को खराब तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। और अगर दोस्त हैं, अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। जिस हाउस का लॉर्ड बाहर चला गया है, उसके ऊपर उसका दृष्टि ही नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे जो आ जाएंगे ना, वो उसको अपना घर बना लेंगे। हर जगह यही होता है। जब तक आप अपने चीजों को प्रोटेक्ट करके रखते हो, आपका नजर उस जगह पे होता है, सामान पे होता है, तो उसको सेफ समझ सकते हो आप। लेकिन जब कोई दूसरा वहां पे आ जाए और उसके ऊपर किसी का दृष्टि ही नहीं है, तो फिर वही वहां पे राजा की तरह एक्ट करते हैं, है ना। तो अब ट्रांजिट देखते हैं हम। ट्रांजिट में मैंने कहा 1 महीना पहले ये काम हुआ है जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो सूर्य कहाँ पे होगा, डेफिनेटली 30 दिन में सूर्य ट्रांसफर हो जाता है। तो सूर्य कहाँ पे आ गया, सेकेंड हाउस में। तो 8 नंबर में जो सूर्य बैठा हुआ था लग्न में, वो आ गया सेकेंड में। यानी सूर्य का पावर बढ़ेगा या नहीं, यस सर। राइट। यस सर। क्योंकि वो हाउस से आगे गया है, ठीक है। जब पीछे जाता है प्लानेट तो उसके लिए नेगेटिव होता है, उस हाउस के लिए हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो हम ये देख लिए। अब देखिए ये जुपिटर यहीं पे ही है, डायरेक्ट दृष्टि है ना उसके लगन के ऊपर। जी सर। तो ये भी आपके लिए एक फायदेमंद चीजें हैं। और जुपिटर तो 1 साल तक रहता है साइन में, तो इसीलिए जुपिटर जो है आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी उस साल में डेफिनेटली कुछ बढ़िया इवेंट आपके भाग्य के लिए होगा, है ना। उसके बाद आप राहु को देखिए, जो 11th लॉर्ड है, वो भी 5th हाउस में बैठ के ट्राइन को ही तो देख रहा है, 9th हाउस को, आपका 9th दृष्टि से। हाँ जी, यस सर। सर राहु भी तीन देख रहा है लगन को। जी सर। और राहु 1 किसका 2 रोल 3 प्ले कर रहा है, 6 7 कुछ रोल इज राहु प्लेइंग हियर। जुपिटर। तो जुपिटर। जुपिटर डबल पावरफुल हो गया,
जुपिटर Yes. देख भी रहा है, राहु का दृष्टि भी उसी हाउस पे है लग्न को इंक्रीज करने के लिए। आप कहोगे कि सर ये तो शत्रु है, राहु जो है लगन का तो शत्रु है। अब लगन का शत्रु का मतलब है हेल्थ इश्यूज हो सकता है। राहु लेकिन प्राइमरीली मेटेरियलिस्टिक चीजों का कारक है, जो 11th हाउस में बैठा हुआ था। और कन्या में बैठा हुआ राहु, मिथुन में बैठा हुआ राहु, वृषभ का राहु बड़ा अच्छा होते हैं। ट्राइन में बैठा हुआ है, कोई खराब प्लैनेट भी ट्राइन में बैठे उसका नेचर में सुधार होगा, ये आप समझ जाओ। अच्छा प्लैनेट खराब हाउस में बैठे उसका नेचर में कमी आएगा, वो बेचारा उतना अच्छा काम कर नहीं पाएगा, एनर्जी डिग्रेड हो जाएगा उसका। इसीलिए बार बार कहा जाता है किसी प्लैनेट का एनर्जी को समझने के लिए पहले देखो कौन से हाउस का स्वामी है। अगर वो दो खराब हाउसेस के स्वामी हैं तो चाहे वो जितना अच्छा प्लैनेट हो आपके लिए बहुत खतरनाक है। इस चार्ट में बताओ जुपिटर क्या है, मारक हाउस है, जी सर, सेकंड मारक लॉर्ड है। वीनस क्या है, वो भी मारक लॉर्ड है Yes. ना। तो आपको ये देखना होगा, इसमें फिर आपको ज्ञाति कारक भी देखना होगा। सारे चीजें हम पढ़े हैं, मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं कि हमारा जो टाइमिंग है वो जितने भी हमने अभी मेथड देखे, न्यूमेरोलॉजी देखे, केपी एस्ट्रोलॉजी देखे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखे, अष्टक वर्ग के स्कोर के हिसाब से हमने पढ़ने का कोशिश किया, और शुरू में हमने बीएनएन से देखा। क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको? सेम। सारे, कोई तो नेगेट तो कर नहीं रहा है ना रिजल्ट को। नो सर। लास्ट में रहा पामिस्ट्री। अपने अपने हाथ का रेखा भी मैं आपको दिखाना बता दूंगा, क्योंकि हाथ के लकीर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये प्लानेट मेरे जो है चार्ट में स्ट्रांग है, डाउट भी हो सकता है क्योंकि वैदिक का रूल्स के हिसाब से कई बार पता नहीं चलता है मैं स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करूं, जबकि मैंने उसके लिए भी बताया है कि क्या प्लानेट आपका एक्सल्टेशन में है, क्या प्लानेट के ऊपर अपने फ्रेंडली साइन का दृष्टि है, क्या प्लानेट के दोनों ओर आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, क्या प्लानेट डिग्री वाइज मूल त्रिकोण में है या आपके एक्सल्टेशन में है या एक्सल्टेशन साइन की ओर जा रहा है, सब बताए हैं। उसके ऑपोजिट में होगा, उसके दोनों ओर अगर शत्रु ग्रह होंगे, शत्रु ग्रहों का दृष्टि होगा, शत्रु ग्रहों का गोचर होगा, तो वो प्लानेट कमजोर है। आप खुद का ही कैलकुलेशंस कर लेंगे कि अगले साल आपका कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होगा। फिर आपको ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं लोग एस्ट्रोलॉजी बताने के लिए, आपको टाइम भी वेस्ट कराते हैं। आप खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद कर लोगे। आप जब एस्ट्रोलॉजी खुद सीख जाओगे तो फिर मैं कोई दूसरा प्रोफेशन ढूंढ लूंगा। मेरा लेकिन प्राइमरी एम है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स है वो सारे एक दूसरे के परिपूरक नहीं है, दे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐड करेंगे, वो आपके नॉलेज को एनहेंस करेंगे। जहां आपको लगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप ना एक्सेप्शंस को देखोगे, क्या वो ज्ञाति कारक है। पता चला आप देख रहे हो सारा लाभ मुझे जुपिटर के टाइम में मिलेगा, लेकिन जुपिटर आपका ज्ञाति कारक है, नहीं मिल रहा है आपको लाभ। आपको लगा मेरे D1 चार्ट में सारे प्लैनेट स्ट्रांग है, लेकिन आपने देखा D9 में वो सारे कमजोर बन गए हैं, तो उनका एनर्जी खत्म हो गया। D9 पास्ट बर्थ का है। आपने जो जो कर्म किए थे ना, ये प्लैनेट सारे सुपरफिशियल एनर्जी पाके आए हुए हैं। भाग्य खराब है, भाग्य अच्छा है। आपको जानने के लिए चार्ट देखना नहीं पड़ेगा, आप कैसे खानदान में पैदा हुए हो, फाइनेंशियल स्थिति आपका क्या है, एजुकेशन के लिए आपके घर में किस तरीके का माहौल है, आपको आगे अच्छा इंसान बनाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, यही तो सारा भाग्य है। जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे और आपको वो चीज विरासत में मिला है, उसी से आपका भाग्य पता चलेगा। अगर आपने कर्म करके आपके भाग्य को ठीक कर दिया तो फिर वो आपका पुरुषार्थ है। आपने ना सिर्फ रिलाय नहीं किया एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि जी मेरा कुंडली में सूर्य जब यहाँ पे आएगा तभी मेरे जिंदगी में कुछ होगा, शनि जब इधर से 7.5 साल क्रॉस कर लेगा तब मैं जाके इंसान बनूंगा। ऐसे कुछ नहीं होता। जो प्लैनेट जहां पे प्रोग्रेस कर रहा है वो अपने ट्राइन में जो जो प्लैनेट्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है। और जो प्लैनेट एक हाउस में सबसे ज्यादा दिन के लिए रहता है
उनका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए शनि का ट्रांजिशन, इसीलिए जुपिटर का प्रोग्रेशन, राहु केतु का प्रोग्रेशन को बहुत एम्फासिस दिया जाता है, जबकि प्रोग्रेशन सभी का काम करता है। सूर्य का भी प्रोग्रेशन आप लोगे तो आप एक साल में जो जो इवेंट होगा उसको पता कर सकते हो, लेकिन मेजर इवेंट कहाँ से पता चलेगा? आप जातक हो, शनि जो है आपका कर्म है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जो कर रहे हो बाद में मिलेगा, जो पहले से कर चुके हो अभी मिलेगा, और जो पास्ट लाइफ में किए हो जो कंट्रोल नहीं है उसके वजह से कुछ ऐसा भी आपके साथ होगा जो 6 और 8 नंबर हाउस डील करेंगे। पितृ दोष उसी को कहते हैं, प्रॉब्लम उसी को कहते हैं, एक्सीडेंट हो जाए उसी को कहते हैं, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप जानबूझ के नहीं करते हो। अचानक से होने वाला घटना, अर्श से फर्श में आ जाना, बहुत बड़ा नेता हो पता चला जेल में चले गए, जेल में बैठे हुए हो 10 साल से बाहर आके फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। सो दिस थिंग्स मे हैपन वेयर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ योर्स। तो आप समझ जाओ पास्ट लाइफ का कुछ सीरियस इश्यूज हैं जो इस तरीके का लाइफ में फोर्सेस लाते हैं। तो पहले तो काल पुरुष कुंडली को आप समझिए, जो भी आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको अष्टक वर्ष कोर से भी देखिए, भृगुनंदी नाड़ी से भी देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी देखिए, उसके बाद आप पामिस्ट्री से भी देखिए कि आपका पाम का लाइन उस हाउस को कैसे बता रहे हैं। जैसे मानो मैं कहीं पे आपको एक हैंड पिक्चर दिखा रहा हूं और उसपे मैं बताऊंगा कि हम कैसे उन चीजों को ये करेंगे ना। ये लिखा हुआ है लेकिन आप देखो हाउस में आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन दे देता हूँ, एक बार बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि आपको ये भी लगे। ये बीच में एक लिखा है जो हाथ को यूजुअली 2 लाइन में डिवाइड करा, देख पा रहे हो? Yes, sir. दिस इज रेफर टू एज द Headline. हेडलाइन। हेडलाइन का मतलब क्या है? मस्तिष्क रेखा। आपका मेंटल एनर्जी कितना है, कैपेसिटी कितना है वो पता चलेगा। बहुत ही स्ट्रेट हो लाइन, और ये जो दोनों लाइन है ऊपर जो जोन लिखा हुआ है, नाम एक लिखा हुआ है, उसके बीच अगर अच्छा प्रॉपर गैप है तो यू आर दैट मच ब्रॉड माइंडेड। ऊपर वाला जो लाइन है वो हार्ट लाइन है, और ये सारे लाइन ना एक एक उंगली के नीचे जाके यूजुअली खत्म होते हैं। जैसे ये पहला वाला लाइन है जॉन लिखा हुआ है, आप भी अपने हाथ में देखोगे यूजुअली वो बृहस्पति, यानी आपका जो ये पहला लाइन है ना जो आपका मिडिल फिंगर के साइड में है ना, इस वाले नीचे वो खत्म होता है, वो जुपिटर का लाइन है। और उसके नीचे जो है उसको जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये जो हिस्सा है जुपिटर का माउंट है ना। ऐसे सारे उंगली के नीचे माउंट होते हैं, ये वाला माउंट का एरिया है। बीच वाला जो उंगली है सैटर्न का उंगली है, सैटर्न के नीचे सैटर्न का माउंट है। ऐसे ही आपका ये सन का उंगली है सूर्य का, तो इसके नीचे सूर्य का रेखा भी होगा। और ये जो है रवि का उंगली है ना, ये बुध का उंगली है। ऐसे ही आपका ये वाला वीनस का एरिया है। ऐसे मार्स का एरिया पता चलेगा, नीचे जो है चंद्रमा का एरिया है। ऐसे ये वाला भी मार्स का एरिया है, उच्च मंगल और निम्न मंगल। तो ये भी मैं बताऊंगा। अगर आपके कोई भी प्लानेट के बारे में आपको डाउट्स है कि हाँ जी ये प्लानेट मेरा स्ट्रांग है या नहीं, आप अपने हाथों से पता कर सकते हैं वो स्ट्रांग है या नहीं। सिंपल नेचर है सारे रेखा का इसमें। ऐसे ये आपका रेखा है, जीवन Lifeline. रेखा कहते हैं इसका, लाइफ लाइन। ऐसे ही आप जाओगे सैटर्न का रेखा, ये है भाग्य का रेखा Fate line. है ना। इसके बाद स्वास्थ्य का रेखा, ये बुध के उंगली के नीचे होता है ना, हेल्थ लाइन। आपका मैरिज अच्छा होगा या नहीं, यहाँ पे ये जो साइड में आपका रेखा होता है उसी से पता चलता है। ठीक है, वो बाइफरकेटेड है तो सेपरेशन का योग होता है। जिस इंसान को 4-5 तरीके का एस्ट्रोलॉजी पता है ना, अगर उससे आप बहुत आराम से बैठ के कोई एक पर्टिकुलर सवाल पूछ रहे हो और वो सारा एस्ट्रोलॉजी का मेथड यूज करके देख रहा है, 70-80% आंसर सेम आ रहा है, सही आ रहा है, तो आपका लाइफ बदल सकता है। तो इसीलिए ये सारे चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये आपका थंब है तो इसमें भी ये जो लाइन है बीच में, इसके ऊपर जो है ये आपको इच्छा शक्ति को बताता है, आपका कितना जो है एक्चुअल में विल पावर है, ये वाला।
जिसका विल पावर जितना स्ट्रांग होता है ना, ये थंब का जो ऊपर वाला पार्ट है उतना अच्छा होता है। यूजुअली ये नीचे वाले पार्ट से 2/3 होना चाहिए। ये जो पार्ट है यहाँ से 2/3 होना चाहिए। बहुत ही छोटा है तो आपका विल पावर बहुत कम है। विचार शक्ति के लिए ये वाला है जो आपका, ये विचार शक्ति, यानी आप एक्चुअल में कितना अच्छा से सोच पा रहे हैं, आपका थॉट का लेवल क्या है, एक गिवन सिचुएशन में आप कितने तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये प्लान है, और ये जो ऊपर वाला है ये इम्प्लीमेंटेशन है, और दोनों में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। पता चला बहुत ज्यादा प्लान कर रहे हो और इम्प्लीमेंटेशन 0 है, यानी सपना देखने वाले, दिन का सपना देखने वाले, ठीक है, डे ड्रीमिंग। जैसे ये उंगली है, टेढ़ा है, जुपिटर वाला उंगली। किसी का भी ऐसे उंगली आप देख लो, बड़ा ही खड़ूस टाइप के लोग होते हैं, जिद्दी। इन्हें जो समझ में आता है ना, इनको समझाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी को रेस्पेक्ट नहीं देते और इन्हें भी कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है। टेढ़ा उंगली, कटा हुआ उंगली, कई लोगों का एक्सीडेंट में किसी के वजह से ये ऊपर वाला पार्ट कट भी जाता है। जितने ये उंगलियों के बीच गैप होता है ना, उतना अच्छा जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। आप अगर फ्री रखोगे तो पता चला एक उंगली दूसरे को झुक के है। शनि मानो बृहस्पति को झुक के, ये बृहस्पति वाला उंगली है, और शनि मानो उसी के और जो है आपका टिल्टेड है। इसका मतलब है कि आप जो भी कर्म करोगे ना, उसमें इंटेलेक्चुअल कर्म करने के लिए आपका टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो यू शुड ऑलवेज कीप लर्निंग। आपका मेन काम जो है ना, नॉलेज को स्प्रेड करना है और नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करना है। ये किसी का उंगली है, रवि का उंगली बड़ा अच्छा है, सीधा है, आप इसको शनि के साथ जोड़ोगे, उसकी जितने पास हो जाएगा उससे आप ना लाइफ में एक चीज समझ जाएगी, आपके फ्रेंड सर्कल बड़े अच्छे होंगे, बहुत जल्दी आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और गवर्नमेंट के ओर से जॉब मिलना या किसी भी तरीके का बेनिफिट मिलना वो आपके लिए इतना ही आसान है जब ये रवि वाला उंगली अच्छा होता है। ये जुपिटर वाला उंगली जिसका भी अच्छा होता है, वो लोग राजनीति में बड़ा अच्छा करते हैं, इनको बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग इनका बात मानते हैं। लेकिन अगर ये बुध का उंगली का बात करें, बिजनेस में प्रो पर्सन का ये उंगली सही होता है। बात करने का तरीका इन्हीं लोगों से सीखना चाहिए, बातों में लोगों को मेस्मराइज कर सकते हैं, क्योंकि उनका मरकरी वाला जो उंगली है सही है। यही अगर उसको पास में क्लोज कर दोगे, यहाँ पे जो लाइन है इससे ऊपर चला जाए, तो आप फाइनेंशियली भी एक अच्छा पर्सन हो, अपने पैसे को कैसे यूज करोगे, कैसे बचाओगे, आपको बड़ा अच्छा आता है। डिप्लोमेटिक हो आप, एक सिचुएशन में आप आराम से उसका बेनिफिट उठा सकते हो, वेरी एनर्जेटिक। ऐसे ही आपका जो भी ये एरिया है जिसको हम माउंट कहते हैं, जो माउंट ढंग से उभरा हुआ है, बाहर बल्जिंग होके दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, वो वाला पर्टिकुलर प्लैनेट का एनर्जी आपके पास ज्यादा है। जैसे मानिए जुपिटर के नीचे माउंट अच्छा है, तो आपका जुपिटर का तत्व अच्छा है। शनि के माउंट के नीचे वो अच्छा है, तो आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, बड़ा हार्ड वर्क कर सकते हो। तो आपको ये सारे चीजें देखना पड़ेगा। और मैं एक चीज देखा हूं, जहां पे एस्ट्रोलॉजी का ये बेसिक वैदिक ये फेल हो जाते हैं ना, तब ये जो आपका पाम है वो काम में आता है। पामिस्ट्री, जितना क्लीन आपके हैंड होगा, जितने कम लाइंस उसमें होंगे, यू आर दैट क्लीन हार्टेड पर्सन। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस वगैरह होगा ना, आप उतने ही ज्यादा उलझे हुए होते हो, और आपको बहुत सारा चीज में नॉलेज तो होता है लेकिन क्लैरिटी खुद को होता नहीं है। बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला इंसान हो, जहां जितना सोचना नहीं चाहिए उससे ज्यादा आप सोचते हो, है ना। तो इसीलिए हैंड में ये लाइंस जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए, विदाउट कॉर्ड्स होना चाहिए, इनमें किसी तरीके का आइलैंड नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो आप कई सारे चीजें प्लानट का एनर्जी यहाँ से भी देख सकते हो, और जब आप कंपैटिबल एनर्जी देख पाओगे तो आप जो है सामने वाला इंसान कोई आके आपको क्या पूछ रहा है वो भी पता कर लोगे, और आप जो है एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअल में प्रॉपरली यूज कर पाओगे। तो आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई भी चार्ट आपको देखने के लिए कोई पूछेगा, तो आप जितना टाइम लेना है ले लीजिए, 4-5 मेथड से उसका पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कोशिश करिए, जिससे उसके लाइफ में कुछ अच्छा ही आए
प्रॉब्लम्स को डील कर पाए। और जो एवरेज क्वेश्चन पूछते हैं, सर नेक्स्ट मंथ में मेरा क्या होगा, सर 15 दिन के बाद मेरा क्या होगा, तो उन्हें आप कहिए कि आपका जिंदगी जैसे चल रहा है ऐसा ही चलेगा और उसको जल्दी विदा करिए। क्योंकि पर्सन इज नोन फ्रॉम द काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आस्क्स। जैसा सवाल पूछता है उसी से उसका क्वालिटी पता चलता है। जितना एवरेज सवाल पूछेगा उसके जिंदगी में कुछ करना है नहीं। उनसे अपना फीस लो और उनको ऐसे ही कहो कि आप जैसे जी रहे हो ऐसे ही जियो। उन्हें कुछ करना भी नहीं, आपको रिमेडी बताओगे, दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। ठीक है। लेकिन जिस इंसान का जुपिटर अच्छा है, जिस इंसान का शनि का उंगली अच्छा है, उन्हें आप जो बताओगे ना उसको करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तब गुरु का काम आता है, तब एस्ट्रोलॉजी का काम आता है, तब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर्स का काम आता है। बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए Sir, इतना ही। may I ask a question, please, sir? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। Sir, palm में triangles का क्या signification, sir? ट्राइंगल जो है एक बहुत बढ़िया साइन है। ठीक है। और यूजुअली जो लाइंस के बीच बनता है उसमें जो है उस पर्टिकुलर एज में, तो उस पाम लाइन से भी ना हम लोग ट्राइंगल को देखते हैं, स्क्वायर होते हैं। दीज आर पॉजिटिव लाइंस एंड पॉजिटिव साइंस इन द हैंड। ठीक है। तो आपको सिर्फ पहले ये समझना है नेगेटिव लाइन और जो है पॉजिटिव लाइन में क्या डिफरेंस है। जैसे क्रॉस है, आइलैंड है, दो लाइन मिलकर छोटा सा जो है सर्कल बना रहे हैं, दीज आर नेगेटिव कंडीशंस विच कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द लाइंस। ठीक है। जैसे मेंटल लाइन पे किसी का है, मानसिक रेखा पे क्या होगा, किसी भी तरीके का उसके लाइफ में ऐसा इवेंट्स होगा जो उसके माइंड का फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करेगा। हम जो कहते हैं डिप्रेशन वाला पीरियड है, या हम जो कहते हैं कि भाई ये इंसान जो है पहले इतना अच्छा था, अभी इसका बिहेवियर पैटर्न वगैरह सब बदल गया है, अलग थलग हुआ है, तो आप वो खराब टाइम जो है ना प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप ट्राइंगल देखोगे, जहाँ पे आप स्क्वायर देखोगे, दीज आर वेरी गुड साइंस। इससे एक तो आपका कोई प्रॉब्लम वगैरह से आपको छुटकारा मिल सकता है, और एक तो आपका जो हेड लाइन है, लाइफ लाइन है, उसके बीच जो ट्रायंगल बनता है वहां से आपका प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, लैंडेड प्रॉपर्टी, व्हीकल्स किस तरीके का होगा वो भी पता चलता है। तो मैं बताऊंगा कभी आगे। ठीक है। लेकिन मेरा मकसद नहीं था चीजों को मिक्स करना। मेरा मकसद था कि जितने भी तरह के प्रेडिक्टिव मेथड्स हैं, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी सही है और ये इतने दिनों से टाइम टेस्टेड मेथड्स हैं, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रूव्ड और एटलीस्ट सजेस्टेड बाय एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आपको जितना पता होगा उतना अच्छा। हम धीरे धीरे देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ये BNN वाला जो क्लास है उसी का ही प्रोग्रेशन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है। हाँ जी, संतोष जी क्या पूछ रहे हैं? Sir, I just want to say few things after you off the recording. हाँ जी, हाँ जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।